आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं दीपाली राणा और अगले साल जून से भारत ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होगा। यह बयान जेपी मॉर्गन की तरफ से आया है। इसका मतलब है कि देश के सरकारी बॉन्ड्स में अरबों डॉलर का निवेश आ सकता है। इसी बड़ी खबर की पूरी पिक्चर समझाने के नीरज वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, पहले तो बताइए, इस फैसले से भारत के सरकारी बॉन्ड्स में कितना निवेश आने की एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, एक अनुमान है कि लगभग 1,80,000 करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास का आना चाहिए। अभी एकदम सर्टेन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंक्लूजन और वेटेज के हिसाब से होगा, लेकिन अनुमान मोटे तौर पे है कि लगभग 1,80,000 करोड़ का इनफ्लो ग्रेजुअली आएगा भारत के बॉन्ड मार्केट में। और ये अपने आप में एक बड़ी रकम के अलावा बहुत बड़ा गेम चेंजर है इंडिया के लिहाज से, क्योंकि आप जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स में अगर हमारे बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं तो ये अपने आप में इसलिए बड़ी बात है कि आपकी इकोनॉमी पे, आपके डेट मार्केट में दुनिया के निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और आपकी इकोनॉमी को एक तरीके से सैल्यूटेशन है और रिकॉग्निशन है डेट के लिहाज से। ये बहुत बड़ी बात है। तो जेपी मॉर्गन अगले साल जून से भारत के करीब करीब 23 तरीके के जो बॉन्ड हैं, अलग अलग तरीके के, उसकी वैल्यू नोशनल बनती है $330 बिलियन की, जो उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, जो उसमें शामिल होंगे। और इन सब का जो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में वेटेज होगा वो अप टू 10% तक हो सकता है। तो ये अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि आपके बहुत सारे बॉन्ड उसमें जा रहे हैं, 10% वेटेज आपको मिल रहा है और उसके लिहाज से एक बड़ी रकम भारत में निवेश के तौर पे आएगी और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इसमें करेंगे। इससे रिपरकशंस ये भी होंगे कि हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, बॉन्ड में बाइंग बढ़ेगी, यील्ड नीचे आएगी। तो अगर थोड़ी सी बॉन्ड यील्ड नीचे आती है तो उससे बहुत सारे गवर्नमेंट को और कॉरपोरेट्स को डेट लेने में आसानी होगी, क्योंकि जो अभी चल रहा है उससे नीचे पे उनके लिए डेट अवेलेबल होगा। बैंकों को मार्केट का फायदा होगा इसका, क्योंकि वो आपको इमीडिएटली दिखेगा। तो अगर इस पूरी पिक्चर को आप समझें तो मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमी के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके डेट मार्केट पे भरोसा है। हालांकि इसमें कुछ आरबीआई की तरफ से स्टेप्स भी लिए जाएंगे जिससे आपके जो बॉन्ड और यील्ड है वो स्टेबलाइज रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होता है। तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन भारत के लिहाज से काफ़ी बड़ी खबर है, काफ़ी बड़ा फैसला है। तो 28 जून ऑनवर्ड्स अगले 10 महीने के लिए 1% करके हर महीने इनफ्लोज आएंगे, जो कि $24 बिलियन के आसपास के होंगे। और सरकार ने इस फैसले को पॉजिटिव कदम बताया है। सुनिए इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी का बयान। I don't look into the future. They have taken a decision and it shows their confidence in the economy, and it's a welcome decision. They have indicated that what percentage they are looking for, and that these are the market forces which will take, the flow will come out of that. So 1% every year, is it a good enough limit, sir? 1%? I thought this is 1% per month. 1% per month. So Is that a good enough? whenever the inclusion happens, it happens gradually over a period of time. It doesn't happen all of a sudden. Is that a good enough start for us, sir? Is that a good enough start for us and volatility? I have already indicated is a welcome development and shows confidence in Indian economy. वहीं जेपी मॉर्गन के शादित चुनाव के मुताबिक ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने से 20 से 25 अरब डॉलर का निवेश आएगा। Given the amount of assets that track this index and given India's 10% weight, I think from this index the direct flow will be somewhere in the range of $20 to $25 billion starting from next June over a 10-month period. And then of course there'll be some catalytic flows that amount because of this. But I think the larger issue is not so much about the quantum of money. It's about two other things. One is to just have some more heterogeneity in the investor space in the bond market. The more heterogeneity you have, the better price discovery you will have in both directions. You know, bond money and debt money now has become, attracts a lot of indices, that this is passive money that's here for the long term, and therefore is in a way India tapping into the global pool of savings to finance its current account deficit. आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव रहा। इसी के साथ बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 221 अंक गिरकर 66,009 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक गिरकर 19,674 पर। सबसे ज्यादा गिरावट आज हमने फार्मा, मेटल, रिलेटेड स्टॉक्स में देखी। वहीं पीएसयू बैंक, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए आज के कारोबार में। और जेपी मॉर्गन के संजय मुकीम के मुताबिक भारतीय बाजार ग्लोबल बाजारों से अलग नहीं चल सकते। भारतीय बाजारों में नरमी जारी रह सकती है, लेकिन बैंकों के नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। I personally don't expect any decoupling of India's equities to the global equity sentiment.
And that's a theme that we've been writing about for a while, that India's great in the long term, all this structural growth is real, but in the short term, the market does move in line with global sentiment. And that's why, a month ago, we wrote the note that the market still looks very toppish. But I think the equity market tends to look through these mark-to-market gains. I mean, even when you have losses, you don't go and sell some of these stocks anyway. So yes, there will be support to earnings accounting-wise, but I don't think that will be a fundamental reason. Banks anyway look great to us because earnings growth is strong, and it's probably the only sector in the market where valuations are acceptable. दुनिया भर के बाजारों में गिरावट, ग्लोबल चैलेंजेस और ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत की एंट्री, सबके बीच बाजार में क्या रखें अप्रोच? आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे आज बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सीएनबीसी आवाज की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। बीएसई ने स्टॉप लॉस एट मार्केट ऑर्डर यानी एसएलएम पर रोक लगा दी है। बीएसई ने कल शाम नियमों में बदलाव किया। इक्विटी और डेरिवेटिव दोनों सेगमेंट में एसएलएम खत्म हो गया है। एसएलएम की वजह से बहुत ऊंचे भाव पर सौदे हो रहे थे, जिसका असर ट्रेडर्स पर पड़ रहा था। 2 हफ्ते पहले ही सेंसेक्स 67,000 की कॉल का भाव एक झटके में 4 रुपए से 200 रुपए हो गया था। सीएनबीसी आवाज ने गड़बड़ी पकड़ी और आवाज उठाई। हमारी पहल के बाद सेबी ने संज्ञान लिया और 9 सितंबर की जांच के आदेश दिए। कल भी बीएसई मैनेजमेंट से इस मामले पर आपके चैनल ने बातचीत की थी, जिसके बाद बीएसई ने ये कदम उठाया है। ₹4 की कॉल सीधा 209 रुपए हुई। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मतलब 5-6 हज़ार शेयर ट्रेड हुए तो इसके लिए हमने इसको पिक किया। यहाँ वॉल्यूम हुआ है, 5 लाख का वॉल्यूम हुआ है। स्टॉप लॉस मार्केट जिस तरीके से बने हुए हैं, जब स्टॉप प्राइस ट्रिगर होता है फिर मार्केट प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस इंसिडेंट में भी वही हुआ। एज एन एक्सचेंज कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इनमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, जैसे कि निफ्टी के ऑप्शंस में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, जब तक वो आ जाता है तब तक क्या जरूरत है कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को डिसेबल किया जाए? ये मेरा सवाल था। ये आपका ऊंची विचार है, मैं मानता हूं। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम दे भी रहे हैं। और अब महिला आरक्षण बिल पर संसद की मोहर लग गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा। कल राज्यसभा से भी बिल पास हो गया है और राज्यसभा में बिल के समर्थन में 214 वोट डाले गए, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले बुधवार को लोकसभा ने भी इस बिल को 2/3 बहुमत के साथ पास किया था। हालांकि जनगणना और सीटों के परिसीमन के बाद ही ये लागू हो पाएगा। वहीं दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। महिला सांसदों ने पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर ऐतिहासिक बिल के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। महिला सांसदों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। पीएम ने सभी महिला सांसदों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान पीएम ने कहा कि 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा। वहीं महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंची महिलाओं से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बातचीत की। हमारे साथ यहाँ से तमाम महिलाएं हैं जो खासतौर से रोहतक से यहाँ पर पहुंची हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए और उनका भाषण सुनने के लिए। हम इसे जानते हैं कि जो आज आपने भाषण सुना और जिस तरह से कल पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, किसी भी विपक्षी पार्टी ने कोई अगेंस्ट में वोट नहीं दिया। इसको आप कितनी बड़ी सफलता मानती हैं? ये बहुत ही बड़ी सफलता है महिलाओं के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये महिला आरक्षण है, इससे महिलाएं हैं लोकसभा और विधानसभा में अपना पार्टिसिपेट कर सकेंगी। महिलाएं हैं सर्वोच्च सदन में सर्वोच्च स्थान पर भी प्रतिनिधित्व करेंगी। महिलाओं को 33% राजनीति में आरक्षण देना सिर्फ ये नहीं है कि महिलाओं को राजनीति में आगे आना, बल्कि इसका ये भी प्रभाव पड़ेगा कि जो आम सबसे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक ही सोच थी कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक सुविधाओं का और देश की समृद्धि का फायदा हो। महिलाओं का जो एक दायरा था वो समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और जो जिन लोगों ने जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने सभी ने अपना समर्थन दिया। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और भारत और कनाडा के बीच तनाव ने उन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो कनाडा जाने की तैयारी में है। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की यह खास रिपोर्ट।
ये है धार्मी अभिमानी जो कनाडा पढ़ाई करने जाने के लिए काफी उत्सुक हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन भारत कनाडा रिश्तों में आई खटास के चलते अब असमंजस में पड़ गई हैं कि अभी जाएं या थोड़ा इंतजार करें। दूसरी ओर ये है अनुजा भट्ट, जिनकी बेटी कनाडा में अभी अभी नौकरी पर लगी है। मैं अभी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में से ऑफर लेटर की वेट कर रही हूँ, पर जैसे अभी सिचुएशन है, मेरी फैमिली के साथ डिस्कस करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं जनवरी इनटेक को डिले करके अब मैं सितंबर या फिर मई इनटेक में जाऊंगी। रोज जो न्यूज में सुन रहे हैं अभी 2-3 दिन से, तो इस वजह से पेरेंट्स होने के नाते चिंता होगी। प्लस जितने रिश्तेदार हैं वो भी कह रहे हैं कि अब उसको वापस बुला लो या उसको बोलो कि वाइंड अप कर ले वहां से। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना जल्दी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े दिनों का काम, मतलब थोड़े दिनों की बात है। ये सब जल्दी से सॉल्व हो जाना चाहिए। देश के हर स्टूडेंट कंसल्टेंट ऑफिस में इस तरह की भीड़ अभी आपको देखने को मिलेगी। छात्र और अभिभावक पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार कनाडा की स्थिति सुधरेगी कि और बिगड़ेगी। मौजूदा परिस्थितियों में कंसल्टेंट्स के लिए भी पेरेंट्स को समझाना मुश्किल हो रहा है। टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 से 15 दिन के अंदर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। और ऑन ग्राउंड रियलिटी कनाडा में है, जो हमारे बच्चे वहां पे है, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। तो पेरेंट्स और सारे बच्चों को तनाव में आने की जरूरत नहीं है। जो इंडिया में है, जो उनके रिलेटिव्स कनाडा है, तो उनसे एक बार बात करें, वहां की परिस्थिति का अनुमान लगाए और अभी क्या सिचुएशन है उसके संदर्भ में भी बात करें। भारतीय छात्र और उनके अभिभावक अभी चिंता में हैं कि ये परिस्थिति कब सुधरेगी। भारत के साथ रिश्ते खराब करके कनाडा बुरी तरह से फंस गया है। अगर लंबे समय तक उनकी इकोनॉमी चलानी है तो भारत के साथ उनको अपने रिश्ते ठीक करने ही पड़ेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और कनाडा के हालात पर अब भारतीय छात्र क्या करें, इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा। शाम 5:57 पर कनाडा के छात्र के हालात क्या करें छात्र। और इमरजेंसी में हेल्प के लिए आपके फोन में पैनिक बटन दिया गया है। कई बार अनजाने में ये पैनिक बटन दब जाता है और इमरजेंसी कॉल चली जाती है। आंकड़े बताते हैं कि इमरजेंसी नंबर पर 97% कॉल्स इसी तरीके के होते हैं। कैसे गलती से इमरजेंसी नंबर डायल हो जाता है, बता रहे हैं असीम मनचंदा। साल 2016 में सरकार ने पैनिक बटन की शुरुआत की थी। इसका मकसद मुसीबत में फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने का था। हैंडसेट कंपनियों को निर्देश दिए गए थे कि जो फीचर फोन के उपभोक्ता हैं वो 5 या 9 को लंबे समय तक दबा करके इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। वहीं अगर वो स्मार्टफोन वाला उपभोक्ता है तो वो ऑन ऑफ बटन को 3 बार दबा करके इमरजेंसी नंबर 112 के ऊपर कॉल कर सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि उपभोक्ता की मोबाइल जेब में पड़ा हुआ है और वहां पर इमरजेंसी नंबर पे अपने आप कॉल चली जाती है, बटन प्रेस हो जाता है और उपभोक्ता को इस बात का पता नहीं चलता। भारत में कई राज्यों ने इससे निपटने के लिए इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम अपनाया है। वहां पर पहले आपको एक वॉइस सुनाई देती है, वहां पर आपको अपना रिस्पॉन्स दर्ज करना पड़ता है, उसके बाद ही ऑपरेटर आगे बढ़ाता है। भारत में 97% तक कॉल्स ब्लैंक जाती हैं, लेकिन ऐसा दूसरे देशों के अंदर नहीं है। यूएई में इसको लेकर के कड़े प्रोटोकॉल है। आप इमरजेंसी नंबर जैसे ही डायल करते हैं, लोकेशन आपकी ट्रैक करके पुलिस आप तक पहुंच जाती है। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी रहेंगी, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से उसने भारतीय एथलीटों को एशियन गेम्स में जाने से रोका है। अरुणाचल की 3 एथलीट को वीजा देने से मना कर दिया। ये तीनों महिला खिलाड़ी भारत की वुशु टीम का हिस्सा थी। चीन की इस हरकत पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार करना बीजिंग के दुराग्रह को दर्शाता है। वहीं अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स के लिए अपनी चीन यात्रा को रद्द कर दिया है। चीन के हांगझोउ में एशियन गेम्स 23 सितंबर यानी कल से शुरू हो रहे हैं। ये 8 अक्टूबर तक चलेंगे। और आईफोन 15 के लिए भारत एप्पल फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। दिल्ली मुंबई के एप्पल स्टोर पर आईफोन 15 सीरीज के फोन को खरीदने के लिए रात से लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। सुबह 8 बजे से ही स्टोर खुल गए हैं, जो कि आमतौर पर 11 बजे खुलते हैं।
मैं कल दोपहर से आया हूँ 3 बजे से, 17 घंटे लाइन में रुका फर्स्ट आईफोन लेने के लिए इंडिया के पहले एप्पल स्टोर से, और मैं खास अहमदाबाद से आया हूँ ये लेने के लिए। इधर का एक्सपीरियंस ही अलग होगा ना, ये जो माहौल है इधर का वो कहीं और अहमदाबाद में तो कहीं पे भी नहीं होगा, बेस्ट है। पहले दिन में क्या बहुत खुश हूँ। I'm from Bangalore. Yeah, I arrived today this morning around 4 o'clock. Tried to get the phone first, but the gentleman made it. I couldn't make it to the queue, but I'm happy I'm getting my new iPhone 15 Pro. How excited about you? Very much excited. I've been waiting this all year, so very much excited. मैं रात को यहाँ पे 9 बजे से हूँ। हर साल की तरह इस बार भी आईफोन का क्रेज अलग ही लेवल पे है, अनदर लेवल पे, और यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है और यही बस मज़ा आ रहा है। और 24 सितंबर का दिन बॉलीवुड फैंस के लिए खास होने वाला है। जनाब नेता राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की शादी है और दोनों की शादी उदयपुर में द लीला पैलेस में होने जा रही है। परिवार, रिश्तेदार और मेहमानों की मौजूदगी में कपल 7 फेरे लेगा। दोनों सितारे अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए राजस्थान के उदयपुर पहुंच चुके हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद परिणीति और राघव चड्ढा की एंट्री टाइट सिक्योरिटी के बीच हुई, जिसके बाद इन सितारों की एक झलक देखना फैंस के लिए मुश्किल हो गया। दोनों सितारों की एयरपोर्ट पहुंचते ही लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ गई हैं। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गणपति बप्पा मोरिया की। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मुंबई दौरे पर हैं। उन्होंने प्रसिद्ध लालबाग के राजा मंदिर में गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। शाह ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और इस दौरान मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। लालबाग शाह के दर्शन के बाद शाह बीजेपी नेताओं के घरों में पहुंचकर गणेश जी के दर्शन करेंगे। वहीं एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने लालबाग के राजा के पंडाल पहुंचकर गणपति जी के दर्शन किए और बप्पा का आशीर्वाद दिया। शिल्पा अपनी मां के साथ लालबाग पहुंची। शिल्पा के अलावा एक्ट्रेस सनी लियोनी भी अपने परिवार के साथ लालबाग पहुंची और बप्पा का आशीर्वाद लिया। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी लालबाग पहुंचकर बप्पा के दर्शन किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।